बताइएगा लेक्चर नंबर कौन सा आज का? सॉरी लेक्चर 44 कैप टू टैक्स। अच्छा डिडक्शंस नॉट अलाउड, इसमें छोटी मोटी एक दो बातें रह गई हैं, उसको पेंडिंग पे रखें। वो थ्योरेटिकल है, टेस्ट नहीं होती, लेकिन देखेंगे कब क्या करना उसका। जो मेन बातें जो पूछता है, जो जरूरी है, जो न्यूमेरिकली आती है, वो आपको पता है। सैलरी डिसअलाउड होती है दो केसेस में, तो बता सकते हो दोनों अपराध और क्या कौन से? कब सैलरी का खर्चा माइनस करने की इजाजत नहीं है? अगर दो काम नहीं, अगर आपने टैक्स डिडक्ट नहीं किया या फिर 10,000 से अबव की तो फिर अच्छा क्या दोनों में से किसी एक बात का पूरा मतलब दोनों पूरी होगा? अगर एक बात पेपर में लिखी और एक नहीं लिखी, खामोश है तो अज्यूम क्या करेंगे? दोनों पूरी। अगर दोनों बातें नहीं लिखी तो अज्यूम क्या करेंगे? दोनों पूरी। कब हम कहेंगे? जब वो स्पेसिफिकली कह दे कि टैक्स वाज नॉट डिडक्टेड या फिर सैलरी अबव 32,000 वाज पेड इन कैश, तब बैलेंस करें। जी अब बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक आ रहा है। आज की हेडिंग है इसको पे डेप्रिसिएशन। सेक्शन अच्छा बच्चों, एक होती है डेप्रिसिएशन, एक होती है अमोर्टाइजेशन। दोनों में क्या फर्क है? टेंजिबल पे, इंटेंजिबल पे, अमोर्टाइजेशन। इंटेंजिबल की कोई एग्जांपल? गुडविल, पेटेंट राइट्स, कॉपीराइट, फार्मूला, लाइसेंस, ट्रेडमार्क, व्हाटएवर है। अच्छा डेप्रिसिएशन में आपने अगेन आपको बता रहा हूं, ये वो चैप्टर है जिसमें अकाउंटिंग वालों और टैक्स वालों का आपस में इख्तिलाफ होता है। टैक्स वाले कहते हैं कि अकाउंटिंग वाले नेट प्रॉफिट तक आते आते बहुत सारे खर्चे माइनस कर देते हैं, हमें उन कुछ खर्चों पर एतराज है, वो हम माइनस नहीं करेंगे। उन्होंने अगर माइनस किया तो हम क्या कर देंगे? उन्होंने अगर इनकम ऐड की हम क्या कर देंगे? हम अपने खर्चों क्या करते हैं और अपनी इनकम क्या करते हैं। ये टोटका याद है? इस टोटके से आपका आधे से ज्यादा सवाल सॉल्व हो जाएगा इंशाल्लाह। देखिए डेप्रिसिएशन में आपको बता दूं, आपने अकाउंटिंग में पढ़ा होगा कि स्ट्रेट लाइन मेथड भी है, डब्ल्यूडीवी भी है, आउटपुट मेथड भी है, सम ऑफ यूनिट मेथड भी है, और इसके अलावा कौन सा सर्विस वाला मेथड भी है। इस टैक्स में आपका जो डेप्रिसिएशन में अप्लाई होने वाला मेथड है ना बच्चों, वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, बट रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यानी कि डब्ल्यूडीवी मेथड है। कौन सा मेथड होगा? डब्ल्यूडीवी मींस रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। बराबर। लेकिन आपको बता दूं कि डेप्रिसिएशन चार्ज करने से पहले जरूरी है हमें पता हो कि डेप्रिशिएबल एसेट्स कौन से टैक्स की दुनिया में। व्हाट डू वी मीन बाय डेप्रिशिएबल एसेट्स? दोज एसेट्स जिसको हमें डेप्रिशिएट करना होगा। उससे पहले जरा देखिएगा सेक्शन 20 में एक बॉक्स पड़ा हुआ है, जरा उस बॉक्स में बड़ा इंपॉर्टेंट बड़ी जरूरी बात इस बॉक्स में लिखी है। 5 बातें। नंबर 1 मेथड टू बी यूज्ड इज डब्ल्यूडीवी, रिटर्न ऑन मेथड। अच्छा डब्ल्यूडीवी में रेसिडुअल वैल्यू क्या करते हैं? इग्नोर। अकाउंटिंग का कांसेप्ट टेस्ट कर लूं? चलिए जी, आपकी बदकिस्मती है ना कि मैं अकाउंटिंग कर दूंगा। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में या डब्ल्यूडीवी मेथड में एक मेथड है, रेसिडुअल वैल्यू को कब इग्नोर नहीं करते। जब रेट गिवन ना हो, हमने क्या कैलकुलेट करना हो? रेट कैलकुलेट करना हो। आपने याद है? 1 माइनस रेसिडुअल वैल्यू ओवर कॉस्ट, तो वहां क्या कैलकुलेट करते हैं? एक और प्रेस कर स्ट्रेट लाइन मेथड। देखो नॉलेज है आपके लिए इजाफा हो जाएगा, नहीं पड़ा। स्ट्रेट लाइन मेथड में रेट से डेप्थ कैलकुलेट होती है, एक्स होती है, लाइफ से भी होती है और रेट से भी होती है। रेट से फार्मूला क्या है? कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू इनटू रेट, कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू इनटू रेट। अब हो सकता है पेपर में वो आपसे रेट कैलकुलेट कराए, हो सकता है स्टेट में कैलकुलेट होता है ना कैलकुलेट। अब अगर उसने रेट कैलकुलेट किया है और रेसिडुअल वैल्यू भी दी हुई है, अब फार्मूला क्या होगा? कॉस्ट इनटू क्या अब रेसिडुअल माइनस करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि रेसिडुअल वैल्यू ऑलरेडी हम कंसीडर कर चुके हैं इन कैलकुलेटिंग रेट। बस यहां कौन सा मेथड अप्लाई हो रहा है? डब्ल्यूडीवी मेथड। रेसिडुअल वैल्यू क्या करना है? इग्नोर। पॉइंट नंबर 3 बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, फुल ईयर
charged in the year of purchase while no depreciation will be charged in the year of disposal. जिस साल एसेट खरीदा उस साल मंथ फ्रैक्शन नहीं लगाना, पूरा साल डेप्रिशिएट करना है। जिस साल एसेट बेचा उस साल मंथ फ्रैक्शन नहीं लगाना, उस साल डेप्रिशिएट ही नहीं करना। यानी मैंने कैसे जनवरी टू दिसंबर वाला साल है, मैंने खरीदा जब तो मार्च में, पूरा साल का डेप्रिशिएट करूंगा। मैंने बेचा अप्रैल में, कोई डेप्रिशिएट चार्ज नहीं करूंगा, 4 महीने में डेप्रिशिएट चार्ज। तो फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज, नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। बात कर रहे हैं कि टैक्स के बारे में। ओके, पॉइंट 4 और 5 पे अभी रुक जाए। 4 और 5 क्या होता है उसमें भी नहीं आता। आ जाने इन दिस सेक्शन पॉइंट 15 बॉक्स को होल्ड करके नीचे स्टार्ट करते हैं अपना सेक्शन 22 डेप्रिसिएशन। इन दिस सेक्शन सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, व्हाट डू वी मीन बाय डेप्रिसिएबल एसेट। डेप्रिसिएबल एसेट इन दिस सेक्शन ये इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकली आ चुका है। डिफाइन डेप्रिसिएबल एसेट थ्योरेटिकली आ चुका है। In this section, depreciable asset means any tangible. What do we mean by tangible? इसकी क्या है? Physical substance. concept क्या है? Physical substance. ये सवाल इंडक्शन करते वक्त हम में लड़के से पूछा गया था। क्या आप जो कहते हैं ना कि किसी चीज को फिजिकल टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, अकाउंटिंग के concept कौन सा concept है उसको लेकर बता। तो ये छोटी-छोटी बातें इंडक्शन में उसको बताना था कि ये physical substance कहते हैं। कौन सा physical substance tangible है। पर डेप्रिसिएबल एसेट मींस एनी टेंजिबल मूवेबल प्रॉपर्टी। क्या मूवेबल या इमूवेबल हो सकती है? या सिर्फ गाड़ी डेप्रिसिएट होगी, बिल्डिंग भी होगी? मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन अनइंप्रूव्ड लैंड। दलदल जानते हैं दलदल किसे कहते हैं? दलदल किसे कहते हैं? वो जो अक्सर नदी दरिया के किनारे पे एक जमीन होती है जिसमें ना पानी होता है ना बिल्कुल जमीन है, बल्कि उसमें अगर पाँव रख दो तो धंसते जाएंगे अंदर। अक्सर मूवीज में भी देखा होगा, उसे कहते हैं दलदल। उसे कहा है अदर देन अनइंप्रूव्ड लैंड कहते हैं। अनइंप्रूव्ड लैंड कहते हैं। अनइंप्रूव्ड लैंड एक्चुअली ऐसे नहीं, दलदल से करते हैं। और अब क्या क्या आता है? टेंजिबल मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट और इमूवेबल प्रॉपर्टी। स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट और इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होता है? नीचे जरा देखिएगा 4-5 लाइन नीचे ये हेडिंग उसकी दी हुई है स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट की। नजरिया वो तब डिफाइन मान सीखेंगे क्या किसे कहते हैं। अभी हम सीख रहे हैं डेप्रिसिएबल एसेट किसे कहते हैं। तो 4 बातें, ये 3 बातें, टेंजिबल मूवेबल, टेंजिबल इमूवेबल, इसके अलावा स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ओन्ड बाय पर्सन। इन सब बेसिस को ओन्ड बाय, अपनी चीजें हो, ओनरशिप होनी चाहिए, अपनी चीज होनी चाहिए। ओन्ड बाय पर्सन सबसे इंपॉर्टेंट बात। अगर टेंजिबल मूवेबल है या इमूवेबल है या स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट की गई है, तीनों केस में ओन्ड बाय पर्सन होना बहुत जरूरी है। ये डेप्रिसिएबल एसेट पर जी पॉइंट ए बी सी पढ़ते हैं। पॉइंट ए has a normal useful life exceeding 1 year। ठीक है भाई, सही बात है, साल एक उम्र लाइफ एक से ज्यादा होनी चाहिए, ज्यादा पहले exceeding 1 year हो। पॉइंट बी is likely to lose value as a result of normal wear and tear। इस्तेमाल करने की वजह से चांसेस है कि वो हर साल अपनी वैल्यू क्या करेगा, लूज करेगा। साथ में लिखा हुआ है ऑब्सोलिसेंस। ये ऑब्सोलिसेंस क्या हो गया? यानी कि इस तरह कह सकते हैं कि एक एसेट है जो वक्त के साथ साथ इस्तेमाल होने की वजह से अपनी वैल्यू को लूज करता जा रहा है और वो उतना ही पुराना होता है। तो वो जो हर साल अपनी वैल्यू जितनी लूज कर रहा है उसको क्या कहते हैं? वो क्या कर रहा है? डेप्रिशिएट कर रहा है। जितनी वैल्यू उसकी उतना उसने क्या कर दिया? डेप्रिशिएट कर दिया। अगेन मैं बता रहा हूं अकाउंटिंग के कांसेप्ट में टैक्स पर सिखाए हुए अप्लाई करना है। पॉइंट 6 से लिखती हूं, मैं कुछ नहीं, पॉइंट 6 पढ़े इज यूज्ड होली सर्कल कर ले, होली और पार्टली सर्कल कर ले। is used wholly or partly in deriving income from business। हाँ, एसेट जो था कौन से तीन के एसेट? टेंजिबल, मूवेबल, इमूवेबल, स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट। ये या तो सारा का सारा या फिर आधा किसमें इस्तेमाल हो रहा था? इनकम फ्रॉम बिजनेस जनरेट करने के लिए। तो अब एक सवाल है मेरे में, सर एक एसेट है वो 100% इनकम फ्रॉम बिजनेस में यूज हो रहा है, तो 100% डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस की इनकम में से। सर एक एसेट है जो 50% इस्तेमाल हो रहा है, तो उसकी सारी डेप्रिसिएशन माइनस करूं इनकम में से, या जितना इस्तेमाल हो रहा है उतनी डेप्रिसिएशन माइनस करूं? जितना इस्तेमाल हो रहा है उतनी ही डेप्रिसिएशन। तो होली यूज भी हो सकता है और पार्टली यूज भी हो सकता है। तीन बातें क्लियर होगी। अब तक सुन ले, रिपीट कर रहा हूं। डेप्रिसिएबल एसेट में तीन से कैसे डायरेक्ट? टेंजिबल, मूवेबल, इमूवेबल, और फिर तीसरा कौन सा है? स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट। क्या एक्सेप्शन है? अदर देन अनइंप्रूव्ड लैंड, अदर देन अनइंप्रूव्ड लैंड, दलदल के अलावा। नॉर्मल यूजफुल लाइफ कितनी हो? more than 1 year is likely to lose value
एज अ वेयर और टेयर ये इस्तेमाल करके वैसे वैल्यू यूज करेगा एंड इज यूज्ड पार्टली और होली इन इनकम फ्रॉम बिजनेस बट इसको इस तरह लिखे इन रेयर सर्कमस्टांस बहुत रेयर है लेकिन बड़ी अजीबोगरीब बात है बट कोई इस तरह लिखे इन रेयर सर्कमस्टांसेस इससे लिखे नॉट अ जनरल रूल यहाँ देखें रजिस्टर्ड पे या कहीं भी साइट पर नोट कर शुरू कर दें In rare circumstances, FPR may allow full cost of asset. Full cost of asset as reduction allowed as full cost of asset as reduction allowed in the year of purchase यहाँ से बस मानिए एग्जांपल देखो लेट्स सपोज बिजनेस ने यकम अप्रैल 2014 को एक प्लांट खरीदा सुन ले बिजनेस ने यकम अप्रैल 2014 में एक प्लांट खरीदा कुछ एसेट्स या कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी खरीद पर एफपीआर वाले खुश होते हैं और उनको अच्छा लगता है फिर उनका दिल करता है कि वो आपको एक एडिशनल बेनिफिट भी दे दें तो ये वही प्लांट है जिससे एफपीआर खुश हो यकम अप्रैल 2014 को जो प्लांट बाय किया वो लेट्स सपोज बाय किया 100 मिलियन का या सॉरी लेट्स सपोज बाय किया 10 मिलियन का कितने का बाय किया 10 मिलियन का एफपीआर वाले खुश हुए एफपीआर वाले खुश हुए उन्होंने कहा हम आपको एक बेनिफिट दे रहे हैं क्या बेनिफिट जितना का आपने प्लांट खरीदा किस साल खरीदा 2014 में 2014 की इनकम भी तो होगी 2014 की इनकम में से जब आप खर्चे माइनस कर रहे होंगे तो जो प्लांट की टोटल कॉस्ट है 10 मिलियन पूरी की पूरी कॉस्ट माइनस करने की इजाजत है पूरी की पूरी कॉस्ट बहुत बड़ा बेनिफिट है लेकिन रेयर है जनरल रूल नहीं है इन रेयर सर्कमस्टेंसेस में एफपीआर क्या करेगा फुल कॉस्ट ऑफ एसेट अलाउड एज रिडक्शन इन द ईयर ऑफ परचेज यानी कि देखिए एग्जांपल क्या होती है बॉट प्लांट ये बातें और यकम अप्रैल 2014 costing rupees 10 million यानी कि in the year 2014 sale was rupees 100 million अब इसकी मैंने कैलकुलेट करनी है इनकम फ्रॉम बिजनेस अब इनकम फ्रॉम बिजनेस कैसे निकलती है सेल लेस खर्चे सेल कितनी थी 100 मिलियन की खर्चे माइनस करते करते उन्होंने कहा प्लांट की जितनी भी कॉस्ट है सारी माइनस करने की इजाजत दे दी आपको बस ये और कुछ भी नहीं घटा मुझे बताएं इनकम फ्रॉम बिजनेस कितनी हुई यहाँ देखो एफपीआर क्या कर देगा अलाउ करेगा क्या पूरी की पूरी कॉस्ट ऑफ द एसेट as a deduction allowed किस साल में in the year of purchase ये कौन सा की वर्किंग हो रही होगी 2000 डेप्रिसिएशन अलाउड होगी अब आप बताएं जायज है पूरा पूरा माफ कर दिया और क्या बड़े लालची यार भाई इनिशियल अलाउंस है हमने आप कुछ बात अब पढ़े नोट्स पे आ जाएं बट नोट्स पे लिखो बट ये बात किसको समझ नहीं आई मैं रिपीट कर देता हूँ अगर कुछ समझ नहीं आई आप ये अगर चले पढ़ें बट shall not include any property अब माहिर तुम्हारा जवाब आ रहा है
shall not include any property का मतलब ये है कि अब इसको डेप्रिशिएट नहीं करेंगे। किसको डेप्रिशिएट नहीं करेंगे? for which उस एसिड को for which full cost of acid is allowed as reduction in the year of purchase। यानी कि अगर ऐसा कोई सिनेरियो है और किसी एसिड की सारी कॉस्ट इन ईयर ऑफ परचेज माइनस कर दी है, क्या अब इस प्लांट को मजीद डेप्रिशिएट करो? नहीं करेंगे। इसलिए क्या बट डज नॉट इंक्लूड या बट शैल नॉट इंक्लूड। शैल नॉट इंक्लूड मतलब क्या? वी विल नॉट डेप्रिशिएट, वी विल नॉट डेप्रिशिएट। इस 10 मिलियन प्लांट को फर्दर डेप्रिशिएट नहीं करेंगे, सारी कॉस्ट माइनस हो जाएगी। इज दैट क्लियर? बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ये आना ही आने का है। डेप्रिसिएशन, इनिशियल अलाउंस, अमोर्टाइजेशन, कंसीडरेशन, कॉस्ट, ये 5 बातें इस चैप्टर के सवाल में आएंगी हैं। तो अगर कोई बात समझ नहीं तो पूछ लें मुझसे। ये वो कोई सर्कमस्टेंस सिलेबस नहीं कर सकता, एफ पे मेंशन कर देगा, मेंशन कर देगा कि फुल कॉस्ट ऑफ द एसिड इज अलाउड एज रिडक्शन इन द ईयर ऑफ परचेज। तो उसको अगर फर्दर डेप्रिशिएट नहीं करना। चलें जी, अच्छा हो गया।